हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 19 सोशल साइंस का, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज जो हम यहाँ पर करेंगे गवर्नेंस एट द स्टेट लेवल, यानी राज्य स्तर पर शासन किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। ये टॉपिक कई मानने में कई क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 9th क्लास में हो, 8th क्लास में हो, 10th किसी भी क्लास के बच्चे हों, इवन कि जो सीबीएसई एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, यूपी बिहार बोर्ड के बच्चे हों, सभी बच्चों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। साथ में जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें हम स्टेट लेवल के अंतर्गत जो है गवर्नेंस के बारे में विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं सदैव कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए, इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर, द चीफ मिनिस्टर and council of ministers. This is an important point here, but first of all point here, appointment. Appointment is important, as we have seen earlier there are council of ministers with the chief minister as the head of function as a real executive. You are also aware how the chief minister and other member of council of minister are appointed by the governor. This term's office is for a 5 year, but they remain in the office till they enjoy the support of the majority in the assembly. This is an important point here, a majority of the assembly here. If a person who is appointed as a chief minister or a minister is not a member of state legislature, she has to become a member of any of the two houses within 6 months of his her appointment. The profiles are there are different ministries are localities to be a ministers by their governors on the advice of the chief minister. This is important. The minister by the governors on the advice of the chief minister here. The next year, function of the chief ministers and council of ministers here. Have you ever given thought to the fact that whenever anything happen in a state, it is the chief minister who is said to be responsible for that. If good things happen, she is praised, and if your bad things occur, she is criticized, and who so. In fact, the chief minister is the head of the government in the state, and she play a very important role, and she is advised the governor on the appointment of councils of minister and allocations of the portfolios to them, and presides over to the meeting of the state council of ministers, and also is a coordinate the functioning of different ministers. The next point here guides their formings of the policy and program for the state and gives approvals of the bills that are introduced by the minister in the state legislatures, and the next year in the sole link of the communication between the council of ministers and governor. The chief minister communicate their discussion of the councils of minister and relating their administration as well as a proposal for the regulations to the governor, and the next year submit any matter on which a discussions has been taken by a minister for the
considerations of counseling of ministers. If the governor desire his her to be do so. And the next year, position of the chief minister. The chief minister is a real executive head of the state. It is he, she is who formulate the policy and guides their councilings of ministers to implement them. He, she is their most powerful functionary, especially then on political party has on absolute majorities in the legislative assembly. But if she is had to be coalition's government, and his her is the role getter, it is stated by the pull and pressure of other partner of the coalitions. At the time, he she is deprioritized by the few independent members of legislative assembly, means MLAs. If you majority in the house in as a thin. यहाँ पर जो हमारे समक्ष पॉइंट आया है मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद की जो है बारे में, तो बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम पहले पॉइंट की तरफ नज़र करें तो नियुक्ति आती है। कहते हैं जैसे कि हम पढ़ चुके हैं कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो है मंत्री परिषद की वास्तविक कार्यकारी शक्तियां का प्रयोग करता है। यानी देखा जाए तो गवर्नर जो होता है या राज्यपाल होता है वो सिर्फ नाम मात्र का होता है, सारी शक्तियों का जो आनंद है मुख्यमंत्री लेता है अपनी मंत्री परिषद की गठन करके। और मंत्री परिषद पे वो तब तक मंत्री परिषद के सदस्य बने रहते हैं जब तक मुख्यमंत्री चाहता है। तो देखा जाए तो वास्तविक शक्ति का जो लुत्फ उठाता है वो मुख्यमंत्री ही होता है, बाकी सब नाम मात्र के होते हैं। क्योंकि मंत्री परिषद भी इन्हीं के जो है कहरो रहम पर रहते हैं, तो इसलिए हम कुछ इसमें कह नहीं सकते। आप यह भी जानते हैं कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। यद्यपि उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु वे विधानसभा में बहुमत के समर्थन रहने तक अपने पद पर बने रहते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा का सदस्य नहीं है मुख्यमंत्री अथवा मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उसे नियुक्ति की तारीख से 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्य विधानसभा सदस्य नहीं है और वो मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो उससे नियुक्ति के तारीख से 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक है। और यही जो है यहाँ मुख्यमंत्री पद के लिए भी लागू होता है। आपको बता दूं कि जो कलकत्ता में इलेक्शन हुआ था वहाँ पर ममता बनर्जी को जो है कहीं से भी जीत हासिल नहीं हुई थी, तो उसको 6 महीने के अंदर जो है उनको जो है बहुमत साबित करना पड़ा। ठीक है, वो साबित हो गया और मुख्यमंत्री पद पे भी आसीन हो गए, लेकिन वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, न विधानसभा न राज्यसभा का। तो इसीलिए उनको जो दोबारा एक इलेक्शन हुआ जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। तो ऐसी सिचुएशन आ जाता है जब उनको 6 माह के अंदर दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य बनना आवश्यक होता है। तो ये महत्वपूर्ण बात है। राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा किया जाता है। तो राज्यपाल के द्वारा तो बेशकली मंत्री परिषद के विभागों का बंटवारा होता है, लेकिन मुख्यमंत्री ही मेन जो है सबको जो है मंत्रियों के जो विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। राज्यपाल तो सिर्फ जो है नियुक्ति करने के लिए ही बनाए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति सिर्फ जो है प्रधानमंत्री के कैबिनेट मिनिस्टरों की नियुक्ति करने के लिए होता है, सेम ऐसा ही राज्यपाल का भी यहाँ पर कार्य प्रणाली है। उसके पश्चात बात करें मुख्यमंत्री तथा मंत्री परिषद के कार्य, तो आपने कभी इस तथ्य पर ध्यान दिया होगा कि राज्य में जहाँ जो कुछ भी घटित होता है सबके लिए मुख्यमंत्री को ही जिम्मेदार माना जाता है। यदि अच्छे कार्य होते हैं तो उनके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है, लेकिन यदि गलत कार्य हैं तो उनके लिए वे आलोचना का पात्र बन जाते हैं। ऐसा क्यों? वास्तव में राज्य मुख्यमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, और उसका कार्य जान के और भी आप हैरान हो गए कि सारे कार्य मुख्यमंत्री के अंतर्गत ही निहित होती है। मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा मंत्री परिषद के सदस्यों के बीच मंत्रालयों के जो आवंटन के लिए राज्यपाल के सलाह देता है। यानी जो है मुख्यमंत्री ही सलाह देता है कि किन किन जो है मंत्रियों को कौन से मंत्रालय दी जाए। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है तथा साथ ही विभिन्न मंत्रियों के कामकाज में समय स्थापित करता है। तो ये भी प्रावधान किया गया है।
उसके पश्चात है राज्य के लिए नीतियां और कार्यक्रम के निर्माण का मार्गदर्शन भी करता है तथा राज्य विधायक में मंत्रियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले विधायकों का अनुमोदन भी करता है। तो ये पूरे जो है कार्य मुख्यमंत्री का ही होता है। मंत्री परिषद तथा राज्यपाल के बीच वह एकमात्र कड़ी होता है। मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच एकमात्र कड़ी होता है। जैसे जो है प्रधानमंत्री जो है कैबिनेट मिनिस्टरों के और राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करता है, वैसे ही यहाँ पर मुख्यमंत्री जो होता है मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच का कड़ी का काम करता है। वह मंत्री परिषद द्वारा प्रशासन से संबंधित लिए गए सभी निर्णय तथा विधान के लिए प्रस्ताव से राज्यपाल के अवगत कराता है, यानी हर बात जो है राज्यपाल को बताना जरूरी होता है। जैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से जो है मशवरा करता है। राज्यपाल की इच्छा अनुसार वह ऐसा कोई भी मामला जिस पर किसी मंत्री द्वारा कोई निर्णय ले लिया गया है अथवा मंत्रिपरिषद के विचाराधीन है तो उसे पूरे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है। तो ये बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आ जाता है। यदि आगे हम बात करें मुख्यमंत्री की स्थिति तो कहते हैं मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री ही जो है नीतियों का निर्माण करता है तथा उन्हें लागू करने के लिए मंत्रिपरिषद का मार्गदर्शन भी जो है मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। मुख्यमंत्री सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और विशेषकर उस समय जब एक राजनीतिक दल को विधानसभा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, तो उस समय जो है मुख्यमंत्री बहुत ही पावरफुल हो जाता है। परंतु यदि वह गठबंधन सरकार का प्रमुख होता है तो उसकी भूमिका गठबंधन के अन्य भागीदारियों को जो है खींचातान तथा दबाव के कारण प्रतिबंधित हो जाता है। आपने कई क्षेत्रों में देखा होगा जो गठबंधन का सरकार होता है वो गिर जाता है। जैसे कुछ दिन पहले जो है महाराष्ट्र में भी गठबंधन का सरकार थी जिसमें शिवसेना के जो मेन सदस्य थे राज ठाकरे, उनको जो है मुख्यमंत्री पद दिया गया था। लेकिन वही कहते हैं गठबंधन सरकार में खींचातानी के चक्कर में जो है सरकार गिर गई और फिर से बीजेपी ने अपना सरकार बना लिया। तो ये खींचातानी कंटिन्यू चलती रहती है अगर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो। इवन कि दिल्ली में भी ये घटना देखने को मिला जब केजरीवाल जो थे उन्होंने क्या किया था, जब पहली बार इलेक्शन लड़ा तो गठबंधन का सरकार बनाई गई, लेकिन खींचातानी के कारण जो है सरकार जो है 39 दिन में ही गिर गई, 49 दिन में ही गिर गई थी, 39 से 49 दिन में गिर गई थी सरकार। और उसके बाद दोबारा से जो है इलेक्शन हुई 1 साल के बाद और फिर जो है मुख्यमंत्री चुने गए। तो ये ऐसी समस्या बहुत आती है और इससे ये होता है कि हमारे देश का जो है धन वो काफ़ी खर्च हो जाता है, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्शन लड़ने में लाखों करोड़ों की आवश्यकता होती है और बेशक ये जो है पैसे बहुत कम दिखाते हों, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई भी इलेक्शन लड़ने के लिए भारत का जो है बहुत सारा धन खर्च होता है। तो ऐसा जो है परिस्थिति पैदा नहीं होना चाहिए। ये देश कल्याण के जो है नहीं हो सकता कभी भी। यदि सदन में बहुमत बहुत कम हो तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ निर्दलीय विधानसभा सदस्यों के द्वारा भी जो है मुख्यमंत्री दबाव महसूस करता है। तो ये सारी बातें काफ़ी महत्वपूर्ण थी जो कि हमने अभी डिस्कस किया। आगे देखते हैं क्या है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक इज द मोस्ट important here, state legislatures. This is important here. Every state has its legislatures. You are seen below there are building of the state legislatures of Karnataka. Let us understand how the state legislatures are constituted. In some of the state, the legislatures is the bicamerals and has 2 houses here. In the most of the state is a unicameral and has only 1 house. The governor is on there is a legislature part of the state legislatures, and the unicameral legislatures has the legislative assembly, and the bicameral has the legislature assembly begin it's the lower house and the legislative council is the upper house. You know that is important. Legislative assembly is begin it's the lower house and legislative counseling in the upper house. At the present, only Bihar, Jammu and Kashmir and Karnataka, Maharashtra and Uttar Pradesh have a bicameral legislatures, and beginning 23 states have a unicameral legislature. That's an important point here. On your screen, there is Vidhan Sabha of Bengaluru. There is the most important Vidhan Sabha of Bengaluru and the state level here. And the next point here, composition of legislative assembly here. The legislative assemblies is the Vidhan Sabha is the real is a legislatures is even those the state have a bicameral legislatures. According to the Constitution of India, a state
legislative assembly shall not have more than 500 members and not less than 60 members here. However, every small state like Goa, Sikkim and Mizoram has been allowed to be have a less than 60 members. There is a most important and common here. Seats are reserved for the scheduled caste and scheduled tribes in the Legislative Assembly. If the governor feels that the Anglo-Indian community is not adequate represented, she is nominate one person of that community in the state Legislative Assembly. The Legislative Assembly is on elected body. It is a member of MLAs are elected by the people based on the principle of universal adult franchise, and there are contained a qualification and prescribed by the constitution for being elected as a on MLA. There is a candidate must be to be a citizen of India, have attained their age of 25 years, have his or her name the voter list, and not hold any office on profit, and not be a government servant. That is the most important for here. The tenure of the Vidhan Sabha is of 5 years. However, the governors may be dissolved the assembly earlier on the advice of chief minister. And similarly, the assembly may be suspended or dissolved when to the president as a rule imposed in a state. During a national emergency, the parliament may be extended the term of legislative assemblies for a period not exceeding 1 year at the time. And the next year, composition of legislative councils here. The upper chamber of the state legislatures, their legislative council and Vidhan Parishad shall not has more than 1/3 of the total membership of the state legislative assembly, but not less than 40. The legislative council in Jammu and Kashmir has 36 members as on expectation. The members of legislative council are partly elected to the indirectly and partly nominated here. The composition of the legislative council is the following here. 1/3 member are elected by the member of local bodies is a municipalities, district board and other in the state. And second year, another 1/3 members are elected by the member of legislative assembly here. This is the most important. And the next year, 1/12 member are elected by the electorate is a consisting of graduate of the state of not less than 3 years standing. And another 1/12 are elected by their electorate as a consisting of the teachers having the teaching experience of at least 3 years in the educational institutions within the state, but this institution must not be a lower in the standard and then the secondary school, and the remaining one of 6 members are nominated by the governor of the state here. And the next year, the Vidhan Parishad is a permanent house and hence it is not dissolved. Members are elected to nominated for a period of 6 years. 1/3 of its members retire after every 2 years. The retiring members are eligible for a re-election. The qualifications for becoming members of legislative council are similar to those for the members of legislative assembly. However, the minimum age is the case of legislative assembly is 25 years, whereas for the council it is 30 years here. The state legislative meets twice a year at the least, and the interval between 2 sessions cannot be more than 6 months. The members of Vidhan Sabha and Vidhan Parishad elected their relatives presiding officer as well as speaker and deputy speaker, the chairman and deputy chairman here. The next year, the state legislative perform the following categories of function here. The function is the most important. First of all here, legislative function. The assembly has the sole right to be regulates all the law must be passed by its, and where there is the bicameral legislatures. The ordinary bills can be introduced in any of houses. A bill passed by the legislative assembly is sent to be legislative councils, which have to pass it or to be returned it with the recommendations to be legislative assembly. If the legislative assembly
passes that a bill once again either with the recommendations of the councils or without those. It shall be deemed to be has been passed by the both the houses. As regard money bill, and this can be introduced only in the legislative assembly. After the assembly pass the money bill, it goes to be legislative council which has to be passed it or return the bill to be assembly with its recommendation within the 14 day of the reception of the bill. Even if their assembly is rejected their recommendation of counseling, it will be deemed to be has been to pass by the both house. Once the bill is passed by the legislatures, it is the send the governor for his her assent. She cannot withhold the assent on the money bill, but can send back on ordinary bill for the reconsiderations as can be resolved any of the bill for considerations by president. That's important. And the next point here, control over the executive. The state legislative keep control over the executives. There are council of ministers responsible for the Vidhan Sabha collectively here. It remain in the office so long as it enjoy the confidence of the house. The counseling of ministers is removed if the Vidhan Sabha adopted as a motion of non-confidence against it. Moreover, the state legislature keep a check on the government by the asking question and supplementary question, moving, adjustment and motion of calling attention notice. That's important here. The electoral function here, the elected members of the legislative assembly are the member of electoral colleges for the election of President of India. The member of Vidhan Sabha also elected member of Rajya Sabha from their respective states. Moreover, they elect to the 1/3 members of the legislative council of their own state. And the next year, function related the constitutional amendment here. There are important function of the state legislatures related to the amendment of constitution. A constitutional amendment is required the support of a special majority of each house of parliament as well as a ratification by not less than half of the states where the state legislature roughly there is a amendment. This is important here. आगे जो हमारे समक्ष आया है राज्य विधायिका. देखिए राज्य विधायिका काफ़ी महत्वपूर्ण है. कहते हैं प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है. नीचे चित्र में आप कर्नाटक राज्य की विधानसभा का भवन भी देखेंगे. आइए हम समझें कि राज्य विधायिका का गठन कैसे किया जाता है. कुछ राज्य में विधायिका द्विसदनीय होता है, अर्थात विधायक में 2 सदन होते हैं. अधिकांश राज्यों में विधायिका एक सदनीय है, अर्थात वहाँ एक ही सदन है. राज्यपाल राज्य विधायिका का अभिन्न अंग होता है और एक सदनीय विधायिका में विधानसभा होती है और द्विसदनीय विधायक में एक विधानसभा होती है, जिसे निम्न सदन का दूसरा विधान परिषद होती है, जिस उच्च सदन कहा जाता है. और वर्तमान में बिहार, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल है और बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधायिका का प्रावधान है. तो आप समझ गए होंगे कि बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानसभा का प्रावधान है, लेकिन बाकी सभी राज्यों में एक सदनीय विधायिका का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है. अब यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हो बेंगलोर का विधानसभा का चित्र दिखाया गया है. तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है. विधानसभा जो है बेंगलोर का वो काफ़ी महत्वपूर्ण और देखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है विधानसभा का गठन. विधानसभा उन राज्यों में भी वास्तविक विधायिका होती है जहाँ द्विसदनीय विधायिकाएँ हैं. भारतीय संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में कहते 500 सदस्य से अधिक तथा 60 से कम सदस्य नहीं होंगे, लेकिन गोवा, सिक्किम, मिजोरम जैसे बहुत छोटे राज्य की विधायिकाओं को सदस्यों की संख्या 60 से भी कम है. तो ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण है. देखिए विधानसभा का गठन बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण होती है जहाँ पर 500 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और 60 से कम नहीं होंगे, लेकिन कुछ क्षेत्रों में 60 से भी कम है. अब देखिए 500 सदस्य जो हैं हर क्षेत्र में अगर जाते हैं, ठीक है, विधानसभा के सदस्य बनते हैं
तो देखा जाए तो कितना भारत पे जो है बोझ हो सकता है, कितने जो है पैसे जा सकते हैं, बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। क्योंकि कुछ ही कार्य करने के लिए इतने सदस्यों के होना काफ़ी कहते हैं प्रॉब्लम खड़ी कर सकती है भारत के इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के ऊपर। कहते हैं संख्या जो है 60 से कम है इन क्षेत्रों में देखा गया है। विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित भी की गई है, यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए सीट का जो है आरक्षण का प्रावधान किया है वो है ही है। यदि राज्यपाल को ऐसा महसूस हो कि राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य जो है प्रतिनिधित्व नहीं है तो वह उस सदस्य के एक सदस्य के सदन के लिए मनोनीत कर सकता है। विधानसभा एक निर्वाचित सदन है और इसके सदस्य जो है सार्वभौम व्यास मताधिकार के आधार पर नागरिकों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। राज्य विधानसभा गठन चुने जाने के लिए संविधान में कुछ जो है निम्नलिखित योग्यताओं की उल्लेख किया गया है। देखिए, वो भारत का नागरिक हो, वो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, वो किसी भी लाभ के पद पर नहीं हो, इवन कि कोई सरकारी नौकरी भी न करता हो। तो ये सारी प्रावधान है। कोई व्यक्ति अगर इन्हीं चीज़ों में से किसी में संलग्न है तो उसको सरकारी नौकरी को भी त्याग देने के बाद ये इलेक्शन लड़ने का प्रावधान यहाँ पर सुनिश्चित किया गया है। विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल विधानसभा के कार्यकाल के पूर्व भी भंग कर सकता है। देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि मुख्यमंत्री का सलाह पर राज्यपाल विधानसभा का कार्यकाल जो है पूर्व भी भंग कर सकता है। ऐसे विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और इसी तरह राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान भी विधानसभा निलंबित या भंग की जा सकती है, जब राष्ट्रपति शासन लागू कर दी जाती है इमरजेंसी के दौरान। राष्ट्रीय आपात के समय जो है संसद राज्य विधानसभाओं की अवधि बढ़ सकती है, किंतु एक बार में 1 वर्ष में अधिक की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात आता है इसके अंतर्गत। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विधान परिषद का गठन। देखिए, विधान परिषद का भी गठन बहुत काफ़ी रोचक होता है। देखा जाए तो राज्य विधायिका के दूसरे अर्थात उच्च सदन को जो है विधान परिषद कहते हैं। तो ये काफ़ी उच्च सदन होता है। इसकी सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा की कुल सदस्यों संख्या की 1/3 से अधिक है, यानी 40 सदस्य से कम नहीं हो सकता है। जम्मू कश्मीर तक जो है विधान परिषद में सिर्फ 36 सदस्य हैं और यह एक अपवाद है। विधान परिषद के सदस्य असंत निर्वाचित तथा असंत मनोनीत होते हैं, तो जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो विधान परिषद की संरचना निम्न रूप से होती है। इसके 1/3 सदस्य राज्य के स्थानीय निकाय जैसे नगर पालिकाओं, जिला बोर्ड तथा अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, यानी जो है नगर पालिका से भी चुने जाते हैं, जिला बोर्ड से भी चुने जाते हैं और अन्य स्थानों से चुने जाते हैं। इसके जो है 1/3 सदस्य राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाने का प्रावधान किया गया है और इसके 1/12वां सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बने वाले निर्वाचन मंडल द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो राज्य क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष के स्नातक हो। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर जो है स्नातक होना बहुत ज़रूरी है। इसके जो है 1/12वां सदस्य ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचन मंडलों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जो राज्य के भीतर जो है माध्यमिक पाठशालाओं में शिक्षण के काम कम से कम जो है 3 वर्ष में संलग्न हो। कहते हैं शेष 1/6 सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाने का प्रावधान किया गया है। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है और इसलिए यह भंग नहीं की जा सकती। इसके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित नामांकित किए जाते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य निर्वित हो जाते हैं और निर्वित सदस्य जो है पुनः चुने जाने के लिए योग्य होते हैं। राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने की योग्यता राज्य विधानसभा सदस्यों के समान ही रहती है, किंतु विधानसभा के मामलों में न्यूनतम उम्र सीमा जो है 25 वर्ष है, जबकि विधान परिषद के लिए 30 वर्ष होना काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके पश्चात है राज्य विधायिका की बैठकों वर्ष में कम से कम 2 बार होती रहती है। 2 बार होना निश्चित है, परंतु 2 सत्रों के बीच की अवधि 6 माह से अधिक की नहीं हो सकती। राज्य विधानसभा और विधान परिषद अपने पदाधिकारी जैसे विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद अध्यक्ष, विधान परिषद उपाध्यक्ष आदि का चुनाव भी करती है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों सदनों का कार्यकाल संबंधित जो है पीठासीन अधिकारियों द्वारा जो है संपादित किया जाता है, जो कि सदन में अनुशासन तथा व्यवस्था भी बनाए रखते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आता है।
उसके पश्चात है राज्य विधायिका के कार्य। देखिए राज्य विधायिका निम्न तरह के कार्य करती है। पहला जो है विधायिक कार्य, यानी विधानसभा के विधि निर्माण का अधिकार है और सभी कानून इसके द्वारा पारित किए जा सकते हैं। जहां पर द्विसदनीय विधायिका है वहां सामान्य विधायक किसी भी सदन में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। कोई विधायिका जो विधानसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है उसे विधान परिषद के पास भेजा जा सकता है। विधान परिषद या तो उसे पारित कर देती है या अपनी सिफारिश के साथ विधानसभा को वापस लौटा देती है। यदि विधायक विधानसभा द्वारा जो है विधान परिषद की सिफारिश सहित या उसके बिना पुण्य पारित किया जाता है तो यह दोनों सदनों द्वारा जो है पारित समझा जाता है। यानी वही बात आ जाती है जो कहते हैं स्टेट जो है नेशनल लेवल पे होता है, जैसे आपको पता है सेंट्रल लेवल पे इसी तरह के प्रावधान है। राष्ट्रपति के अंतर्गत भी ऐसा ही होता है क्योंकि वहाँ भी लोकसभा विधानसभा है तो उसमें भी इसी तरह का प्रावधान जो है कोई भी सिफारिश पास करने के लिए, क्योंकि दोनों सदनों जब पारित कर दी जाती है तो उसको जर्नल सी बात है, उसको पारित ही समझा जाता है। उसमें राज्यपाल की कोई सिफारिश देने की जब आवश्यकता नहीं रह जाती है। वित्तीय विधायक केवल विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जो वित्तीय भी होती है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, जो बजट होती है, वो सिर्फ विधानसभा में ही राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा द्वारा वित्तीय विधायक की पारित कर दिए जाने पर विधान परिषद के पास भेज दिया जाता है और विधान परिषद को इसी पारित करके या फिर अपनी सिफारिश के साथ इसकी प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के भीतर वापस विधानसभा को लौटाना होता है। यदि विधानसभा विधान परिषद द्वारा की गई सिफारिशों को नहीं मानती है तब भी वह विधायक दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जा सकता है। राज्य विधायक द्वारा पारित होने के पश्चात विधायक राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। धन विधायक पर राज्यपाल को अपनी स्वीकृति देना ही होता है और धन विधायक को अतिरिक्त विधायकों को राज्यपाल स्वीकृति कर सकता है या पुण्य विचार के लिए लौटा सकता है या राष्ट्रपति के विचारार्थ विधायकों को आरक्षित कर सकता है। तो ये जो है राज्यपाल की कुछ शक्तियां हैं जो यहाँ पर बताया जाने की कोशिश किया गया है कि धन विधायक राज्यपाल के अपनी स्वीकृति देना ही होता है कि चाहे जो भी कंडीशन हो। उसके पश्चात आता है कार्यपालिका पर नियंत्रण। राज्य विधायक कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है और मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। वह तभी तक बना रहता है जब तक विधानसभा का विश्वास उसे प्राप्त रहता है। यदि विधानसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद हटा दी जाती है और इसके अलावा विधायिका प्रश्न और पूरक प्रश्न यानी स्थगन प्रस्तावों को ध्यान आकर्षण सूचनाओं द्वारा सरकार पर नियंत्रण रखती है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। आगे बात करें निर्वाचन कार्य तो कहते हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बने निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं और विधानसभा के सदस्य संबंधित राज्य से चुने जाने वाले राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव भी करते हैं। इसके अलावा अपने राज्य के विधान परिषद को 1/30 सदस्य के चुनाव की विधानसभा सदस्य द्वारा किया जाता है। तो ये निर्वाचन कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है। उसके पश्चात आता है संविधान संशोधनों से संबंधित कार्य। देखिए संविधान संशोधनों से संबंधित कार्य राज्य विधायिका का एक महत्वपूर्ण कार्य है और कुछ संविधान जो है संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत के साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानसभाओं के अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये सारे काफ़ी महत्वपूर्ण बात है जो हम यहाँ पर डिस्कस किए। आगे और भी महत्वपूर्ण बात है तो आप बने रहे तिरपान स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जब भी वीडियो देखिए बहुत ही शांतिपूर्वक ध्यान से देखिए, तभी जो है आपको समझ में आएगा। ठीक है, जितना हो सके दोस्तों जरूर शेयर कीजिए क्योंकि ये ज़रूरी है। ठीक है, अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भी ज़रूरी है क्योंकि तभी जो है आपको नोटिफिकेशन अगला वीडियो को मिलेगा। साथ में आपको जो है यहाँ पर 8th क्लास से लेकर MA तक के बच्चों के लिए बहुत से वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सोचिए नहीं, विचार ना कीजिए, चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में अवश्य सेव कीजिए।